स्क्रीन पे दिख रही लेडी का नाम है रूबी, जिसने 17 नवंबर 2025 को रात में 11 बजे अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया और उससे कहा कि उसका हस्बैंड इस वक्त घर के अंदर मौजूद नहीं है। अगर तुम चाहो तो अभी इस वक्त मेरे घर आ सकते हो। रात तकरीबन 11:30 बजे यह रूबी के घर पहुंच जाता है। रूबी यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड को घर के अंदर लेने से पहले अपने दो बच्चों को उसी घर के बाजू में एक गोदाम था जहाँ पे उन बच्चों को रात में सोने के लिए भेज देती है। बच्चों को उधर भेजने के बाद रूबी घर का मेन डोर खोल देती है और उसके बॉयफ्रेंड को घर के अंदर ले लेती है। अब यहाँ पे तकरीबन रात के 12 बज चुके थे। यहाँ पे रूबी सोच रही थी कि उसका हस्बैंड जो वह अभी रात के समय में तो घर वापस नहीं आएगा या फिर उसे आने में कुछ दिन और भी लग सकते हैं। लेकिन रूबी की ये सोच जो वो पूरी तरह से गलत हो जाती है, जहाँ पे रात में 2 बजे उसका हस्बैंड घर के अंदर दाखिल हो जाता है। अब जैसे रूबी का हस्बैंड घर के अंदर दाखिल होता है तो यहाँ पे वो रूबी को और उसके बॉयफ्रेंड को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। जहाँ उसका हस्बैंड अपनी बीवी से और अपने बच्चों से काफी प्यार करता था, यहाँ पे वो मेहनत करने के लिए घर से बाहर जाता था और यहाँ पे उसकी बीवी उसके पीछे ऐसे काम करती थी। ये सोचकर उसे काफी गुस्सा आने लगता है और वो उसी रात में उन दोनों के साथ झगड़ा करना शुरू कर देता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी ये सारी बातें बाहर मोहल्ले में बताऊंगा और तुम दोनों को बदनाम कर दूंगा। यहाँ पे रूबी ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ये बात कहीं बाहर पता चले और यहाँ पे गुस्से में उसने अपने बॉयफ्रेंड को कहा कि इसे मार दो। वहीं पे पास पड़ी एक लोखंडी रॉड से उसके बॉयफ्रेंड ने रूबी के पति के ऊपर हमला कर दिया। इस अचानक हमले की वजह से रूबी का पति जमीन पे गिर जाता है और इसी का मौका पाते हुए रूबी एक हथौड़ा लेती है और हथौड़े से अपने ही हस्बैंड का सर फोड़ देती है और यहाँ पे उसे तब तक मारती है जब तक उसकी जान ना निकल जाए। अब यहाँ पे दोनों को पूरी तरह से तसल्ली हो जाती है कि रूबी के हस्बैंड की जान यहाँ पे जा चुकी है। अब यहाँ पे उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि बच्चों के उठने से पहले इस डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगाए। लेकिन दोस्तों ये रूबी जो थी वो इतनी शातिर थी, वो इतनी होशियार थी। यहाँ पे वो बहुत अच्छे से जानती थी कि इतने बड़े डेड बॉडी को हम लोग बाहर कहीं छिपा नहीं सकते, जिस वजह से इस डेड बॉडी के टुकड़े करने पड़ेंगे और उन टुकड़ों को एक एक करके गंगा नदी में बहा देंगे, जिससे कि यहाँ पे किसी भी तरह का सबूत पीछे नहीं रहेगा। इतनी शातिर लेडी अपने इस काम को पूरी तरह से अंजाम दे देती है, लेकिन फिर भी उसकी एक गलती की वजह से यहाँ पे पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। अब आखिरकार यहाँ पे उसने वो कौन सी गलती की थी और क्या है ये सब की कहानी, कौन है ये रूबी और कौन है उसका ये बॉयफ्रेंड। अब यहाँ पे रूबी सिर्फ एक खुद ही नहीं बल्कि उसके एक और अलग साइड है। अब वो क्या है पूरी कहानी जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। तो इस कहानी का नाम है संभल राहुल मर्डर केस। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम रूबी के बारे में जानते हैं कि आखिरकार ये रूबी लड़की कैसी थी जो अपने हस्बैंड को इतनी बुरी तरह से मार सकती है, जो खूनी बन सकती है। तो यहाँ पे उसकी एक और साइड भी हो सकती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है रूबी के हस्बैंड से, यानी कि राहुल से, जो कि एक छोटे से गांव से शहर आया था अपनी जिंदगी आजमाने के लिए, मेहनत करने के लिए और यहाँ पे अपने बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए। जहाँ पे राहुल चंदोली के चुन्नी मोहल्ले में अपनी बीवी रूबी और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। बीवी का मायका यहाँ से काफी नजदीक होने की वजह से राहुल ने उसी जगह एक छोटा सा घर बना लिया। राहुल पेशे से राजमिस्त्री का काम करता था, लेकिन जिस एरिया में वो रहता था उस एरिया में चप्पल और जूते सिलाई का काम भी चलता था, जिस वजह से उसने अपने घर के बाजू में एक छोटी सी दुकान खोली थी जहाँ पे वो जूते और चप्पलों की सिलाई भी करता था। यानी कि राहुल अपने बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए वो पूरी तरह से कोशिश करता रहता था। यहाँ पे राहुल जितना मेहनती था और वो जितना अपनी बीवी और बच्चों के बारे में सोचता था, तो यहाँ पे राहुल की बीवी ठीक उसके उल्टी थी। रूबी जिसे मॉडर्न रहना ज्यादा अच्छा लगता था, उसे पैसों की ज्यादा जरूरत थी और उसे लगता था कि पैसे जो वो मेहनत से नहीं बल्कि यहाँ पे लोगों को फंसा कर ही कमाया जा सकता है। लेकिन राहुल को यहाँ पे रूबी की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी और वो अपनी बीवी को हर बार समझाने की कोशिश करता था कि पैसा जो है यहाँ पे मेहनत से ही कमाया जाता है। लेकिन रूबी अपने हस्बैंड की इस बात को हमेशा से इग्नोर करती थी। रूबी यहाँ पे जिस एरिया में रहती थी वहां पे वो काफी बदनाम थी, क्योंकि रूबी फेसबुक पे ब्लैकमेलिंग का एक सिंडिकेट चलाती थी, जहाँ पे वो दूसरे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करती थी, उनसे बातें करती थी, उनसे मुलाकात करती थी और उसके बाद उन्हें एक फेक केस में फंसाती थी। वो कहती थी कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो यहाँ पे तुम्हारे खिलाफ मैं पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट दर्ज कराऊंगी कि तुमने मेरे साथ गलत काम किया, तुमने मुझे मारा पीटा। और उस एरिया के काफी पुलिस स्टेशन में रूबी ने फेक केसेस भी दर्ज कराए थे और यहाँ पे रूबी ने जिन लोगों के ऊपर भी केसेस किए थे वो लोग बदनामी के डर से रूबी को पैसे भी दे देते थे और इसी वजह से रूबी को जो वो इस काम के ऊपर काफी भरोसा हो चुका था, उसे लगता था कि लोग यहाँ पे काफी पैसा देते हैं, बस लोगों को फंसाना आना चाहिए।
और उसके ऐसे ही काम की वजह से रूबी उस एरिया में काफी बदनाम थी। अब यहाँ पे सिर्फ रूबी नहीं बल्कि उसका जो भाई था वो भी एक पुलिस के रिकॉर्ड का हिस्ट्री शूटर था, जो मुरादाबाद के एक जेल में कैद है। यहाँ पे पुलिस वालों का कहना है कि जब भी पुलिस वाले उसके भाई को अरेस्ट करने के लिए उसके घर जाते थे तो यहाँ पे रूबी जो वो पुलिस वालों से ही लड़ पड़ती थी और उनसे कहती थी कि मेरे भाई को तुम हाथ भी नहीं लगा सकते। यानी कि रूबी जो है वो यहाँ पे पुलिस वालों के नाम से भी नहीं घबराती थी। और वही दूसरी ओर राहुल का सपना था कि वो अपने बच्चों को अच्छा खासा पढ़ाएगा, लिखाएगा और उन्हें एक अच्छा काबिल इंसान बनाएगा। और इसी वजह से यहाँ पर राहुल अपने काम में हमेशा से लगा हुआ रहता था। लेकिन यहाँ पे राहुल को क्या पता था, जिस औरत के लिए वो यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा है वो औरत उसके प्यार के बिल्कुल भी काबिल नहीं थी। यहाँ पे राहुल के मर्डर की कहानी शुरू होती है कुछ महीने पहले से। तो इस कहानी की शुरुआत होती है चंदू सी के सैनिक चौराहे से, जहाँ पे अभिषेक नाम के एक शख्स की जगह थी और इसी जगह को लेकर एक थर्ड पार्टी के साथ उसका डिस्प्यूट चल रहा था, जहाँ पे अभिषेक किसी भी हालत में उस जगह को हथियाना चाहता था। लेकिन सामने वाली पार्टी यहाँ पे अभिषेक को वो जगह देने के लिए तैयार नहीं थी। अभिषेक किसी भी हालत में उस जगह को हासिल करना चाहता था और इसी बीच यहाँ पे उसकी मुलाकात होती है रूबी से, जहाँ पे उसे पता चलता है कि रूबी लोगों को ब्लैकमेल करके उनके ऊपर फेक केसेस लगाकर यहाँ पे लोगों को फंसाती है। अब यहाँ पे अभिषेक रूबी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम अपना वुमन विक्टिम कार्ड यूज करके सामने वाली पार्टी को अपने जाल में फंसा लो और उसके बाद उसके ऊपर फेक केसेस दर्ज कराने की धमकी दो और उनसे कहो कि अगर केस नहीं चाहिए तो ये जगह छोड़ दो। यहाँ पे रूबी ठीक ऐसा ही करती है और वो अभिषेक के साथ मिलकर सामने वाली पार्टी के ऊपर वुमन विक्टिम कार्ड का केस दर्ज कराती है और उसके बाद ये जगह अभिषेक को मिल जाती है। और यहाँ अभिषेक इसी काम के लिए रूबी को 1.5 लाख रुपए दे देता है। अब इसी डील की वजह से अभिषेक और रूबी काफी नजदीक आ चुके थे, यानी कि यहाँ पे रूबी का अफेयर जो वो अभिषेक के साथ शुरू हो चुका था। अब यहीं से आगे रूबी और अभिषेक चुप चुप के मिलने लगते हैं। अब एक दिन अभिषेक जो वो अपने दोस्त को रूबी से मिलवाता है, जिसका नाम होता है गौरव। अब यहाँ पे रूबी, गौरव और अभिषेक इन तीनों की जो एक अच्छी खासी जोड़ी बन जाती है और तीनों की एक बॉन्डिंग बन जाती है, जहाँ पे वो लोगों से कहती थी कि ये दोनों मेरे भाई हैं। ये दोनों अक्सर रूबी से मिलने के लिए उसके घर भी जाते थे, जहाँ पे रूबी अपने बच्चों को कहती थी कि ये तुम्हारे मामा है और इन्हें मामा करके बुलाओ, और यहाँ पे रूबी के बच्चे भी उन्हें मामा कह के बुलाते थे। यहाँ पे रूबी ने अपने हस्बैंड को भी बताया था कि ये उसके मुंह बोले भाई है। लेकिन इनका रिलेशन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होता। ये तीनों मिलकर नैनीताल का एक ट्रिप प्लान करते हैं और तीनों नैनीताल जाते हैं, जहाँ पे ये तीनों मिलकर काफी एंजॉय करते हैं। लेकिन एक रात अभिषेक देखता है कि रूबी और उसका फ्रेंड गौरव आपत्तिजनक हालत में बेड के ऊपर पड़े हैं। यहाँ पे अभिषेक को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि रूबी जो वो गौरव के साथ भी रिलेशनशिप में आ चुकी थी, और उसी ने यहाँ पे अभिषेक को कहा था कि अगर हम नैनीताल घूमने जा रहे तो हम साथ में गौरव को भी लेते हैं। यहाँ पे अभिषेक रूबी के साथ झगड़ा करता है और उससे अपने सारे कॉन्टैक्ट्स तोड़ देता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे गौरव अपने दोस्त से भी पूरी तरह से कॉन्टैक्ट्स तोड़ देता है रूबी के लिए। मतलब आप समझ सकते हो कि ये लेडी जो वो कितनी चालू है। अभिषेक ने इन दोनों से पूरी तरह से कॉन्टैक्ट्स तोड़ दिया और इन लोगों से मिलना छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे गौरव और रूबी का प्यार जो वो परवान चढ़ रहा था। अब इसी बीच तारीख आती है 17 नवंबर 2025, जहां पे रात में 11 बजे रूबी अपने बॉयफ्रेंड गौरव को कॉल करती है और कहती है कि उसका हस्बैंड जो वो घर के अंदर मौजूद नहीं है। यहाँ पे राहुल की भांजी की शादी होने वाली थी और इसी वजह से वो उसके बहन के घर गया था, ताकि शादी के कुछ ऐसे काम थे जो कि राहुल ही करने वाला था। यहाँ पे रूबी को लगा कि शादी की जिम्मेदारी है तो राहुल जो वो 1-2 दिन के बाद ही आएगा। गौरव के घर आने से पहले उसने अपने बच्चों को गोदाम में सोने के लिए भेज दिया और उसके बाद गौरव और रूबी जो वो यहाँ पे इंटीमेट हो जाते हैं। अब रात में तकरीबन 2 बजे राहुल घर के अंदर आता है और यहाँ पे वो अपनी बीवी को और उसके मुंह बोले भाई के साथ यहाँ पे आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। यहाँ पे राहुल इन दोनों को धमकी देने लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में बाहर बता दूंगा और तुम्हें यहाँ पे पूरी तरह से बदनाम कर दूंगा, और इसी गुस्से में ये दोनों जो वो यहाँ पे राहुल को बुरी तरह से मार देते हैं। अब आता है इस कहानी का सबसे मेन पार्ट कि यहाँ पे उन्हें इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाना है। यहाँ पे रूबी इतनी शातिर होती है कि वो अपने बच्चों को गोदाम से ही तैयार करके उन्हें स्कूल भेज देती है और वो चाहती थी कि बच्चे स्कूल से आने से पहले इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाया जाए। अब यहाँ पे इनके पास सबसे बड़ा सवाल था कि इतनी बड़ी डेड बॉडी को वो कहीं पे भी छिपा नहीं सकते, जिस वजह से यहाँ पे रूबी कहती है कि हमें डेड बॉडी को टुकड़े करने होंगे और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके डेड बॉडी को फेंक सकते हैं। अब यहाँ पे गौरव मार्केट जाता है और मार्केट से यहाँ पे रेंट से फर्श को काटने वाला ग्राइंडर लेकर आता है, और वही रूबी भी मार्केट जाती है और मार्केट जाकर एक बड़ी पॉलीथीन और एक बड़ी सी बैग खरीद कर लेकर आती है और यहाँ पे घर के अंदर बैठकर ये दोनों जो वो डेड बॉडी के टुकड़े करते हैं।
जहाँ पे हाथ और सर को अलग किया जाता है और जो कुछ उन्होंने पार्ट्स किए थे उन पार्ट्स को एक पॉलिथीन में भरकर यहाँ पे 2 बैग में डाल दिया जाता है। अब ये सब कुछ करते वक्त उन्हें काफी वक्त हो जाता है और बच्चों का स्कूल से घर आने का वक्त हो जाता है। अब अगर बच्चे घर आए तो उन्हें ये सब कुछ चीजें नजर आएंगी और उन्हें पता चल जाएगा कि घर के अंदर कुछ गलत हुआ है, जिस वजह से रूबी यहाँ पे गौरव को बच्चों को लेने के लिए स्कूल भेज देती है। यहाँ पे गौरव ठीक ऐसा ही करता है, बच्चों के स्कूल पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी मम्मी ने आज दोपहर में खाना नहीं बनाया है, तो क्यों ना हम लोग आज बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाएं। यहाँ पे बच्चे और गौरव मिलकर रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ पे खाना खाने लगते हैं कि तभी यहाँ पे रूबी भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। अब उसके बाद यहाँ पे रूबी कहती है कि बच्चों को यहीं से ट्यूशन छोड़ दो। अब गौरव बच्चों को डायरेक्टली वहां से ट्यूशन लेकर जाता है। बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के बाद गौरव यहाँ पे रेंट पे एक कार लेकर आता है और उस कार के पीछे वाली डिक्की में वो 2 बैग्स रख देता है जिसके अंदर यहाँ पे राहुल के डेड बॉडी के टुकड़े थे। अब ये कार लेकर दोनों पहुंच जाते हैं बच्चों के ट्यूशन क्लास के बाहर। बच्चों को गाड़ी में बिठाकर ये दोनों कहते हैं कि आज हम घूमने के लिए बाहर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बच्चे पूछते हैं कि पापा कहाँ पे, पापा कब आएंगे। तो वो उनसे कहते हैं कि बुआ की बेटी की शादी है ना, तो यहाँ पे पापा को काफी काम है और पापा उधर ही है। बच्चे यहाँ पे अपनी माँ की बात को मान लेते हैं और घूमने के लिए निकल पड़ते, लेकिन पीछे यहाँ पे बैग्स भी देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चे पूछते हैं कि पीछे बैग में क्या है। तो यहाँ पे रूबी बच्चों से कहती है कि बैग के अंदर पुराने फोटोज है, भगवान के फोटोज है जो कि अभी हमें नहीं लगने वाले, जिस वजह से इन फोटोज को हम यहाँ पे गंगा नदी में बहाएंगे। बच्चे यहाँ पे माँ के इस बात पे भी एग्री हो जाते हैं और यहाँ पे कार आकर रुक जाती है गंगा नदी के किनारे पे, जहाँ पे ये दोनों कार से उतरते और उस बैग को बाहर निकालते और बैग को गंगा नदी के अंदर फेंक देते। बच्चों को इस बात की भनक नहीं थी कि उस बैग के अंदर उनके ही पापा के शरीर के टुकड़े हैं। अब इन्होंने जो बैग नदी के अंदर फेंकी थी उसके अंदर राहुल का सर और उसके हाथ मौजूद थे और बाकी जो कुछ धड़ था वो दूसरे बैग में था और वो दूसरी बैग वो एक दूसरी जगह पे फेंक देते हैं। अब ये सब लोग मिलकर घर वापस आते हैं और यहीं से शुरू होता है रूबी का सेकेंड प्लान, जहाँ पे उसे एक्टिंग करनी है अपने हस्बैंड को ढूंढने की। घर आने के बाद वो अपने बच्चों से कहते हैं कि पापा शाम तक शायद वापस आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे काफी देर हो जाती है और राहुल घर वापस नहीं आता। तो बच्चे बार बार रूबी से पूछते हैं कि पापा अभी तक क्यों नहीं आए। यहाँ पे रूबी कहती है कि ठीक है हम एक बार बुआ से बात करके देखते हैं और वो यहाँ पे उनकी बुआ को कॉल करती है। तो बुआ कहती है कि राहुल यहाँ से पहले ही जा चुका है। यहाँ पे रूबी ये सारी बात जो वो बच्चों को बता देती है और कहते हैं कि पापा जहाँ काम करते थे एक बार हम वहाँ पे जाकर देख लेते हैं। अब दोनों राहुल जिस जगह काम करते तो वहाँ पे भी जाते हैं तो पता चलता है कि राहुल आज सुबह जो वो काम पे आया ही नहीं है। अब यहाँ पे रूबी डरने का काफी नाटक करती है और वो कहते हैं कि ठीक है हम पुलिस स्टेशन चलते हैं और यहाँ पे पापा की मिसिंग केस दर्ज कराते हैं। तारीख आती है 18 नवंबर 2025, जहां पे रूबी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपने हस्बैंड की मिसिंग केस दर्ज कराती है। अब तारीख आती है 15 दिसंबर 2025, संभल के चंदौली थाने के एरिया में एक कुत्तों का झुंड किसी चीज को नोच रहा था और उस जगह से काफी गंदी बदबू आ रही थी। अब यह चीज रोड के काफी नजदीक होने की वजह से आने जाने वाले लोगों को भी इसकी गंदी बदबू आ रही थी, जिस वजह से कुछ लोगों ने नजदीक जाकर देखा तो यहाँ पे उन्हें इंसानी मांस नजर आए और जिस किसी ने भी ये घटना देखी उसके पैरों तले जमीन हिल गई और यहाँ पे लोगों ने तुरंत पुलिस वालों को कॉल किया। अब पुलिस वाले इंसिडेंट लोकेशन पे आते तो यहाँ पे उन्हें एक बैग नजर आती है। जब वो उस बैग को खोलते हैं तो उसके अंदर पॉलिथीन होता है और उस पॉलिथीन के अंदर इंसानी मांस के टुकड़े थे। अब पुलिस वाले जैसे ये चीज देखते तो वो काफी हैरान हो जाते क्योंकि इस एरिया में ऐसा पहली बार हुआ था। पुलिस वालों को जो बॉडी मिली थी उस बॉडी के हाथ और सर गायब थे, जिस वजह से ये डेड बॉडी किसकी है इसका पता यहाँ पे पुलिस वाले नहीं लगा पा रहे थे। और यहाँ पुलिस वाले आसपास के स्टेशन जाकर इंक्वायरी करने लगते कि क्या इन 15 दिनों में किसी इंसान की मिसिंग कंप्लेंट आई है या नहीं। और इसी बीच उन्हें पता चलता है कि चंदौली के कोतवाली पुलिस स्टेशन में 24 नवंबर 2025 को एक आदमी की मिसिंग केस दर्ज कराई गई थी। अब जिसने भी ये केस दर्ज कराई है पुलिस वाले उसे पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि रूबी होती है। अब यहाँ पे पुलिस वाले रूबी से पूछते कि क्या तुम्हारा हस्बैंड गायब है, तो यहाँ पे रूबी कहती है कि हाँ पिछले 15 दिन से मेरा हस्बैंड नहीं मिल रहा। अब पुलिस वाले रूबी को वो डेड बॉडी दिखाते हैं और पूछते कि क्या ये तुम्हारा हस्बैंड है, तो यहाँ पे रूबी कहती है कि नहीं ये मेरा हस्बैंड नहीं है। वो यहाँ पे उस डेड बॉडी को पहचानने से इनकार कर देती है। यहाँ पे पुलिस वालों को रूबी के ऊपर थोड़ा सा डाउट तो हुआ ही था क्योंकि 15 दिन से इसका हस्बैंड गायब है और इसने अभी तक पुलिस स्टेशन में जाकर एक बार भी यहाँ पे पूछताछ नहीं की कि उसके हस्बैंड की इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है और उसके चेहरे पे किसी भी तरह का एक्सप्रेशन नहीं था अपने हस्बैंड को लेकर। और ये बात पुलिस वालों को काफी अनयूजुअल लगी
लेकिन यहाँ पे उनके पास और कोई सबूत ना होने की वजह से वो रूबी को यहाँ पे जाने के लिए कहते हैं। अब पुलिस वालों को इस डेड बॉडी से रिलेटेड किसी भी तरह का सबूत ना मिलने की वजह से इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पोस्टमार्टम जब किया जाता है तो पोस्टमार्टम में डेड बॉडी के ऊपर राहुल नाम का एक टैटू मिलता है, जहाँ पे डॉक्टर्स पुलिस वालों को बताते हैं कि इस डेड बॉडी के ऊपर राहुल नाम का एक टैटू है। अब पुलिस वाले दोबारा से चेक करते हैं कि राहुल नाम के किसी आदमी की मिसिंग केस है क्या, और यहाँ पे दोबारा से उन्हें यहाँ पे रूबी का केस ही मिलता है। अब यहाँ पे पुलिस वाले पूरी तरह से श्योर हो जाते हैं कि ये डेड बॉडी राहुल के और इस डेड बॉडी को मारने के पीछे हो ना हो उसकी वाइफ का हाथ है। अब यहाँ पे रूबी के खिलाफ पुलिस वालों के पास कोई सबूत नहीं है, जिस वजह से पुलिस वाले एक ट्रिक यूज करते हैं और उस ट्रिक की वजह से यहाँ पे रूबी पुलिस वालों की हद पे चढ़ जाती है। पुलिस वाले रूबी से कहते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड के जितने भी फोटोज हैं वो सारे फोटोज लेकर पुलिस स्टेशन में आ जाना। रूबी ठीक ऐसा ही करती है, वो अपने हस्बैंड के सारे फोटोज लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। अब यहाँ पे पुलिस वाले सारे फोटोज को देखते हैं और उस फोटोज के अंदर एक ऐसा टी शर्ट होता है जो मैच करता है डेड बॉडी से। अब पुलिस वाले सारी बात समझ चुके थे कि ये डेड बॉडी राहुल की है और यहाँ पे रूबी को रिमांड में लिया जाता है और रूबी को सारी सच्चाई पूछी जाती है। यहाँ पे पुलिस वाले कहते हैं कि जो डेड बॉडी मिली है वो राहुल की है, क्योंकि उसके डेड बॉडी के ऊपर टैटू है राहुल नाम का और डेड बॉडी के ऊपर जो टी शर्ट था वो टी शर्ट भी इस फोटो से मैच कर रहा है। अब पुलिस वाले यहाँ पे रूबी को अरेस्ट कर लेते हैं और रूबी भी यहाँ पे अपनी पूरी सच्चाई पुलिस वालों को बता देती है। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुलिस वालों के पास दी गई गवाही यहाँ पे कोर्ट में मंजूर नहीं होती है। कोर्ट जो वो सारे सबूतों के आधार पे चलता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि रूबी जो वो एक शातिर लेडी थी, यहाँ पे वो पुलिस वालों को ही चैलेंज करती है। यहाँ पे वो पुलिस वालों से कहते हैं कि तुमने भले ही पता लगाया कि ये डेड बॉडी राहुल की है, लेकिन तुम ये बात कोर्ट में साबित नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक डेड बॉडी का सर ना मिले और कोई सबूत ना हो तब तक तुम मुझे जो वो सजा नहीं दिला सकते। यहाँ पे पुलिस वाले रूबी की ये बात सुनकर काफी हैरान हो गए कि रूबी इतनी शातिर लेडी है। रूबी ने पुलिस वालों को चैलेंज किया कि तुमको सर और हाथ कभी नहीं मिल सकता। यहाँ पे वो पुलिस वालों को बता देती है कि डेड बॉडी का हाथ और सर जो वो गंगा नदी में बहा दिया है और गंगा नदी बहने वाली नदी होने की वजह से और 1 महीना पहले ये इंसिडेंट हुआ है, तो यहाँ पे कम पॉसिबिलिटीज है कि जिस जगह वो बैग फेंका है वो बैग वहां पे मौजूद तो नहीं होगा, वो बैग आगे गया होगा। तो उस बैग का मिलना तो पुलिस वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल ही है और ये बात रूबी काफी अच्छे से जानती थी। लेकिन यहाँ पे पुलिस वाले भी काफी शातिर थे। पुलिस वाले फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को लेकर सीधे पहुंच जाते हैं रूबी के घर और रूबी के घर यहाँ पे फॉरेंसिक जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो यहाँ पे उन्हें खून के दाग मिलते हैं और ये खून के दाग मैच करते हैं उस डेड बॉडी से। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो बच्चे थे रूबी के, उन बच्चों के डीएनए भी इस डेड बॉडी के साथ मैच कर देता है। और यहाँ पे पुलिस वालों को पूरा यकीन हो गया था कि इतने सबूत काफी है यहाँ पे रूबी को जेल पहुंचाने के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे पुलिस वालों ने गौरव को भी अरेस्ट कर लिया और गौरव ने अपना सारा जुर्म जो यहाँ पे कबूल कर लिया था, जिस वजह से रूबी की मुश्किलें जो वो और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है। दोस्तों यहाँ पे रूबी ने जो वो एक परफेक्ट प्लान किया था, लेकिन यहाँ पे उसके हाथ से कुछ गलतियां हो गई और उसी गलती की वजह से यहाँ पे पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट कर लिया। अभी के टाइम में रूबी और गौरव जेल के अंदर है और उनका अभी बाहर ट्रायल चल रहा है। इस केस का फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया, शायद अभी टाइम लगेगा इसका रिजल्ट आने में, लेकिन जब भी इसका कोई रिजल्ट आएगा मैं आपको यहाँ पे वीडियो बनाकर बता दूंगा। दोस्तों एक जो औरत होती है ना, उसे कई किरदार निभाने पड़ते हैं, जहाँ पे उसे माँ भी बनना पड़ता है, बहन भी बनना पड़ता है, दोस्त भी बनना पड़ता है और उसी के साथ सबसे बड़ा पार्ट जो उसे निभाना होता है वो होता है पत्नी का। अगर यहाँ पे औरत का अगर एक भी पैर अगर फिसल गया तो पूरा का पूरा घर जो यहाँ पे बर्बाद हो जाता है। सिर्फ औरत का नहीं, यहाँ पे मर्द का भी अगर पैर फिसल जाए तो यहाँ पे पूरी तरह से घर जो वो बर्बाद हो जाता है। यहाँ पे रूबी का पैर फिसल गया, जिस वजह से सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 3 जिंदगियां बर्बाद हो गई, एक उन बच्चों की, एक खुद रूबी की और एक उसके हस्बैंड की। दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी या आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।